अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ने इससे पहले टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया था और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है ये भी पढ़ा था कि जॉब की जो कमी है वो क्यों हो रही है। तो क्या पब्लिक पॉलिसीज़ हम लोग बना सकते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए फैसिलिटेट प्रोग्राम को फैसिलिटेट कर सकती है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाए, कमी आ जाए। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो क्या होगा कि एक इकोनॉमी के लिए एक बैकवर्ड स्टेप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होना। ठीक है, इकोनॉमी को बैक ले जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉवर्टी स्केप प्रोग्राम बनाती है और कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं उसके कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उस नेशन में किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कि किस तरीके प्रोजेक्ट बनाए। जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ओपन करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि इंडिया में जगह है, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं जो अंडर यूटिलाइज है, उसे यूटिलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उस पॉपुलेशन को प्रोडक्टिविटी में होल्ड कराना, प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो एजुकेशन सेक्टर से ये चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, तो स्किल्स बढ़ती है और आगे चलकर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या है, देखो, गवर्नमेंट दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रेशनल अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो is unemployment insurance. तो क्या लिखा, of one government program that increase the amount of fractional unemployment without intending to do so is unemployment insurance. This program offers workers partial protection against job loss. कुछ प्रोटेक्शन पॉलिसीज दी गई है इसमें जॉब लॉस के अगेंस्ट। The unemployed who quit their job or fired for cause or just entered the labor force are not eligible. Benefits are paid only for unemployed who were laid off because their previous employer no longer needed their skills. तो द अनएम्प्लॉयड हु क्विट देयर जॉब और फायर फॉर कॉज, किसी वजह से वो उनको निकाला गया और जस्ट एंटर द लेबर फोर्स आर नॉट एलिजिबल। बेनिफिट आर पेड ओनली द अनएम्प्लॉयड हु वर लेड ऑफ। तो अगर किसी वजह से वो काम बराबर नहीं कर रहे हैं, उस वजह से जॉब से इनको निकाला गया है या क्विट किया उन्होंने, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स आर पेड ओनली टू अनएम्प्लॉयड हु वर लेड ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर नो लॉन्गर नीडेड देयर स्किल। तो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा जो एम्प्लॉयर है वो नहीं, वो उन्होंने लेड ऑफ कर दिया, उनको नहीं चाहिए उनकी स्किल्स, शायद उनकी कंपनी उतना ग्रो नहीं कर रही है, उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी रीज़न से। सो द टर्म ऑफ प्रोग्राम vary over time and across state, but typical workers covered by unemployment insurance United States receive 50% of their फॉर्मर वेजेस ऑफ फॉर 26 वीक। तो अगर वो लेड ऑफ हो गए और जॉब उनसे निकल गई है, निकाल दिया गया है, तो उनको 50% कम से कम सैलरी मिलेगी फॉर 26 वीक। तो उनको 26 वीक का टाइम दिया जाएगा टू सर्च फॉर न्यू जॉब और टू गेट प्रिपेयर फॉर ए न्यू जॉब। तो यही है। फिर यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डेटा पढ़ लेना। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं है, हाँ ये टेम्पररी एक रेमेडी ज़रूर हो सकती है कि 26 वीक के लिए से आपको वापस से प्रिपेयर करना है, जॉब ढूंढनी है। तो खासकर जो जॉब फ्रेक्शनल फ्रेक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम की, जो फ्रेक्शनल मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बताया था, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयड हैं लोग, फ्रेक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको ये बेनिफिट हो सकता है। मतलब जो टाइम बीइंग के लिए दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, एक जगह से लेड ऑफ हुए और नई जगह ढूंढ रहे हैं जॉब। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके की इस तरीके की पॉलिसी बनती है। जैसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनता है और बहुत ही मतलब एक मिनिमम कुछ वेजेस दी जाती है जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल रही है कुछ सालों तक का।
या कुछ महीनों तक का, तो ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम दिया हुआ है पॉलिसी का कि किस तरीके से इस पॉलिसी ये काम करती है, ये पढ़ लेना। अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, उस पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है कि वो पॉलिसी कहाँ पर कैसी है या किस तरीके से इसके रूल्स या इंस्ट्रक्शंस फॉलो होते हैं। मिनिमम वेज लॉस बने हुए हैं हर कंट्री में कि मिनिमम आपको पर आवर इतना पेड किया जाएगा। ये भी कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करता है। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी मिलती है लेबर या वर्कर्स को कि आपको मिनिमम अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, किसी भी कंट्री में जितना इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मिनिमम एक वेजेस दिया जा रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी बोनस हुए या और कुछ अलाउंस हुए वो दिए जाते हैं लेबर को। तो यहीं पर देखो, वैसे तो वेजेस यहाँ पे मिल रही है क्योंकि ये कम है ना। ये जो है वेजेस, ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि भाई लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड का जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, उतनी डिमांड नहीं है लेबर की, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये जो निकल रहा है इंटरेस्ट, भाई इन दोनों का जो इंटरेक्शन पॉइंट होगा वहीं पर ही इक्विलिब्रियम माना जाएगा, दैट इज़ वेजेस। अब इसको जो वेजेस तो ये मिल रही है क्योंकि लेबर सप्लाई और डिमांड की वजह से इतनी वेजेस बन पा रही है। नहीं है मार्केट में जॉब उतनी, जो कि कम है इन्फ्लेशन के हिसाब से, उस कंट्री के वो कम है वेजेस। लेकिन क्या करें, मार्केट के फोर्सेस ऐसे हैं कि सप्लाई इतनी ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उस वजह से उसको वेजेस कम मिल रही है, कम में काम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मिनिमम वेजेस रखा जाता है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ऊपर रख दिया, भाई ठीक है तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं, मतलब अवेलेबल लोग हैं, काफ़ी लोग अवेलेबल हैं, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तुम्हें मिनिमम वेजेस ये देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि आपको सप्लाई तो है, लेबर बहुत है और डिमांड कम है। ये देखो सप्लाई इतनी है, डिमांड कम है। ये देखो इस पॉइंट पे देखेंगे तो कि डिमांड कम है, जॉब जॉब कम है और लेबर ज़्यादा अवेलेबल। लेकिन अब उस वजह से इंटरेक्शन पॉइंट ये आ रहा था, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उस हिसाब से वेजेस जो थी वो कम थी और उसको सर्वाइवल के लिए इसीलिए गवर्नमेंट में एक थोड़ा सा ऊपर एक मिनिमम वेजेस रख दिया कि कम से कम इतना देना पड़ेगा, चाहे सप्लाई ज़्यादा हो चाहे वो जॉब कम हो, तो भी आपको मिनिमम वेजेस ये देना पड़ेगा। तो ये हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, यूएस गवर्नमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हेल्प करता है मिनिमम वेजेस। भाई मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या बताया था, एक और ज़रूरी नहीं, नौकरी नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है। जॉब होने के बाद भी अगर आपकी सैलरी या जो वेजेस है बहुत कम है, तो भी वो पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि आप जॉब तो कर रहे हो बट अकॉर्डिंग टू योर स्किल्ड, योर क्वालिफिकेशन, यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ मनी। तो ये होता है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मिनिमम वेजेस रखा जाता है ताकि उस अनएम्प्लॉयमेंट को, जो ऑन जॉब है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। तो यहाँ पे देखो, बिफोर मूविंग ऑन हाउएवर नोट दैट की डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शनल मैंने क्या कहा था कि जो लेड ऑफ हो जाते हैं कहीं पे, किसी के ओनर ने की कंपनी डाउन है, बिजनेस डाउन है, उसने लेड ऑफ कर दिया, हटा दिया। लेकिन कोई एक कंपनी है जो टोयोटा और टेस्ला वाला, शायद मैंने फोर्ड और टेस्ला वाला बताया था, तो टेस्ला को चाहिए था तो वहाँ से वहाँ चले गए, लेकिन उसके लिए टाइम लग जाता है। तो वही होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल तो पूरा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही आपका सही नहीं है ओवरऑल, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। सो बिफोर मूविंग ऑन द नोट द की डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज फ्रॉम above equilibrium, तो structural unemployment arises from an above equilibrium wage, while frictional unemployment arises from the process of job search। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को यहाँ से ही दूर, जो स्ट्रक्चरल है वहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम वेजेस, मतलब एक मिनिमम वेजेस को तय करना पड़े, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सैलरी ही कम है,
सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जॉब ही कम है, ओवरऑल जॉब कम है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फ्रिक्शनल तो एक टाइम बीइंग के लिए होता है जॉब सर्च के लिए। The need for job search is not due to the failure of wages balance, labor supply and labor demand, but instead follow from the great diversity of workers and job. तो वो बैलेंसिंग की वजह से नहीं होता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉय। वो जो जॉब सर्च करने में भाई जॉब कहीं और है, जगह पर है, और लेबर कहीं और अवेलेबल है, तो वहाँ से वहाँ जाने में और उस चीज़ को सेटल होने में टाइम लगता है, तो वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए मिनिमम वेजेस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम जो वेजेस पॉलिसी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को, जो ओवरऑल पूरे कंट्री का एक अनएम्प्लॉयमेंट है उस कंट्री में, जॉब की कमी है, तो उसके लिए मिनिमम वेजेस होना चाहिए। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डेटा पढ़ लेना किसको कितना मतलब फ़ायदा हुआ है, आवरली कितना मिनिमम वेजेस है यूएस के डेटा के हिसाब से, ये पढ़ लीजिएगा। यूनियन बनी होती है काफ़ी हर कंट्री में, ट्रेड यूनियंस होते हैं, वर्कर्स की यूनियन होती है जो बार्गेन करते हैं कलेक्टिव कि कम से कम इतना मिलना चाहिए वेजेस, इतना बोनस मिलना चाहिए, वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, और इतने आवर्स काम करने के जो भी पीरियड है, वर्किंग आवर्स है, उतने होने चाहिए। तो ये ट्रेड यूनियंस होते हैं हर जगह हर कंट्री में, जो वर्कर्स के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, ये भी इजी है, ये पढ़ लेना। तो ट्रेड यूनियन से भी जॉब मिल जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ट्रेड यूनियन का रोल होता है। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट से काम करती है ट्रेड यूनियन, लेबर के लिए आवाज़ उठाती हैं, ये पढ़ लेना। अब ये यूनियन गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी, अब ये भी डिपेंड करता है यूनियन के इंटेंशन के ऊपर। इन जनरल तो गुड ही होती है, लेकिन अब उनकी अगर कोई डिमांड ऐसी है जो कि उतनी कॉम्पेटिबल नहीं है फॉर बिजनेस, कोई भी अननेसेसरी डिमांड है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि बिजनेस डाउन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अगर वेजेस की डिमांड बहुत ज़्यादा रख दी कि इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, और मार्केट के हिसाब से वेजेस बहुत ओवर वेजेस की डिमांड करती है, और मार्केट के हिसाब से उतनी वेजेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन है। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट महंगा पड़ जाएगा वेजेस ज़्यादा होने से, तो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कैसे, अगर कॉस्टली पड़ गया, बिकेगा नहीं तो बिजनेस फिर डाउन हो जाएगा, बिजनेस चलेगा ही नहीं, साइकिल चलेगा ही नहीं। तो ये भी डिपेंड करता है कि ट्रेड यूनियन की जो डिमांड है वो कितनी सफिशिएंट है और कितनी इक्विटेबल है। अगर वो इन मतलब अगर वो यानी उनकी जो डिमांड है वो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, और उस चीज़ का वो गलत अपने यूनियंस का वो एडवांटेज ले रहे हैं और इन रॉन्ग वे, तो वहाँ पर मार्केट में उस कंपनी की, उस इंडस्ट्रीज़ की जो बिज़नेस होगा वो डाउन होता जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे एडवोकेट्स ऑफ यूनियन ऑल्सो क्लेम यूनियन help firms respond efficiently to workers' concern when a worker takes a job। अगर देखो दोनों वे से सोचना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। when a worker takes a job, worker and the firm must agree on many attributes of job in the addition to the wage। वेज के अलावा ही बहुत सारी चीज़ों में एग्रीमेंट बनता है एक वर्कर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, जैसे कि आवर्स ऑफ वर्क, ओवर टाइम, वेकेशंस, सिक लीव, हेल्थ बेनिफिट, प्रमोशन, शेड्यूल, जॉब सिक्योरिटी। ये सिर्फ वेजेस ही थोड़ी ना होती, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो वहाँ पर ट्रेड यूनियन काफ़ी हेल्प करती हैं वर्कर्स के लिए, खासकर हेल्थ बेनिफिट हुआ, जॉब सिक्योरिटी हुई, इसके लिए ट्रेड यूनियन काफ़ी हेल्प करती हैं।
Even if union have the adverse effect of pushing wages above the equilibrium level and causing the unemployment, they have the benefit ensuring the firm have a content productive workforce. तो इवन इफ यूनियन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ पुशिंग, अगर उन्होंने ज़्यादा पुश किया कि इक्विलिब्रियम से ऊपर हो, और इक्विलिब्रियम जो वेजेस है इक्विलिब्रियम से ऊपर होना चाहिए, कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दे हैव बेनिफिट ऑफ इंश्योरिंग दैट फर्म हैव कंटेंट एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स. तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब यही दिया हुआ है, ये जो पॉइंट कर रहे थे हम लोग, ये कि अगर उन्होंने पुश किया कि वेजेस ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा वेज होगी, तो ज़्यादा वेज के लिए मिनिमम वेजेस ज़्यादा रखा, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री है या कंपनी है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर दे नहीं पा रही है, तो वो जॉब के लिए फिर वर्कफोर्स जो लेबर्स हैं उनको मतलब जॉब नहीं मिलेगी, जॉब के लिए रखेंगे नहीं, क्या करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर की डिमांड हो रही है, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज हो सकता है. ठीक है ना, कि कंपनी फिर एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगी, अपने प्रोसेस को रोक देगी, जॉब इसका प्लेसमेंट का. तो क्योंकि वो डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन साथ ही में एक जो यूनियन है वो इंश्योर भी तो कर रही है कि आपको जो लेबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिलेगा. फर्म्स ऑफ कंटेंट एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, क्योंकि ट्रेड यूनियन के थ्रू ही वर्कर्स और लेबर की सप्लाई हो रही है, बड़े बड़े जो मतलब इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ट्रेड यूनियन के थ्रू वर्कफोर्स दिया जाता है. सो इन द एंड देयर इज नो consensus about the overall impact of union on the economy. Like many institutions, their influence is probably beneficial in some circumstances and adverse in other. तो कहीं पर पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेज या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है ट्रेड यूनियन के, लेकिन कहीं कहीं पे नेगेटिव, अगर उनकी डिमांड ठीक नहीं है तो. ठीक इसी तरह यहाँ पे मिसमैच भी हो सकता है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पर है किसी स्टेट में, तो मिसमैच का रीज़न भी हो सकता है. अब मिसमैच ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट समटाइम्स द रिजल्ट फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द काइंड्स ऑफ वर्कर्स कुछ और है, जॉब ढूंढ रहे हैं, और फर्म्स जो है, कंपनीज हैं, वो कुछ और लोगों को ढूंढ रही है काम कराने, मतलब कुछ और क्वालिफिकेशन. इफ द अवेलेबल वर्कर आर ट्रेन ट्रक ड्राइवर बट फर्म वांट कंप्यूटर टेक्नीशियन. ठीक है, वर्कर ढूंढ रहे हैं ट्रक ड्राइविंग करने के लिए, लेकिन वो कंपनी क्या चाहिए, कंप्यूटर टेक्नीशियन चाहिए. तो मिसमैच हो गया कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल थी, वर्कर भी अवेलेबल थे, लेकिन मिसमैच होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. तो ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चरल ये है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो मोस्टली हर कंट्री में होता ही है. इफ़ द अवेलेबल वर्कर स्टॉप द एजुकेशन बिफोर कंप्लीटिंग हाई स्कूल बट द फर्म वांट वर्कर विद कॉलेज डिग्रीज, तो ये भी मिसमैच हो गया. ये हर जगह होता है. सो इन द रियल वेजेस डोंट ऑलवेज एडजस्ट क्विकली एंड फुल्ली सप्लाई एंड डिमांड. मतलब जो वेजेस हैं वो हमेशा सप्लाई और डिमांड के हिसाब से उसी टाइम एडजस्ट नहीं हो पाती है, कि हाँ इतनी सप्लाई, इतनी डिमांड है तो इतनी सप्लाई हो गई. हो सकता है डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम हो, सम टाइम डिमांड कम होती है सप्लाई ज़्यादा होती है. जब डिमांड कम होती है सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, लेकिन कहीं पर मिसमैच हो जाता है. जो मिसमैच का ये रीज़न है कि वहाँ पर सप्लाई भी थी, डिमांड भी थी, लेकिन मिसमैच हो रहा था. So as a result, a mismatch arises. Quantitative labor supply can exceed quantity demanded in some labor market. In our example, there would be surplus of truck driver. अब कहीं पर ट्रक ड्राइवर का सरप्लस हो गया है ना, ट्रक ड्राइवर ज़्यादा है लेकिन चाहिए हमें कंप्यूटर टेक्नीशियन. तो अब ये मिसमैच हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ, क्योंकि उन ट्रक ड्राइवर की जॉब नहीं मिल रही ट्रक ड्राइविंग की. और जॉब किसकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर टेक्नीशियन की.
तो यहाँ पर क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। फिर इस तरह हमने डिमांड सप्लाई शिफ्टिंग पढ़ा था कि प्राइस की वजह से डिमांड, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड नहीं बढ़ी, किसी और रीज़न से डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। फिर एफिशिएंसी वेजेस क्या फिर जी, मतलब एक एवरीथिंग included, apart from money, the more things you can include in efficiency wages. So in addition, jobs such as minimum wages laws and union theory of efficiency wages suggest fourth reason that economy experience some unemployment. According to this theory, firms operate more efficiently if wages are above the equilibrium level. Therefore, it may be profitable for firm to keep wage high despite a surplus of labor. So in some ways, the unemployment is that arise from efficiency wages is like unemployment that arise from minimum wage laws and union. मिनिमम वेज लॉस की वजह से भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है? तो यहाँ पे यही दिया गया है कि इन सम वेज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज फ्रॉम एफिशिएंसी वेजेस, wages is like the unemployment that arise from minimum wage laws and union. So in all three cases, unemployment is the result of wages above the level and balances supply and demand. Yet there is also an important difference. Minimum wage laws and union are prevent firms from lowering wages in the presence of surplus of worker. So efficiency wage theory states that such constraint on firms is unnecessary because in some cases firms may want to keep wage above the equilibrium level. तो अब यहाँ पर यही एक दिक्कत हो रही है कि आपके पास सप्लाई, अब ट्रेड यूनियन यूनियन के पास लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब लेबर ज़्यादा, उसने वेजेस भी ज़्यादा डिमांड की हुई है ट्रेड यूनियन ने। इधर फर्म है, फर्म क्या चाह रही है, ठीक है हम वेजेस ज़्यादा दे देंगे लेकिन हम लेबर उतना नहीं रखेंगे, लेबर कम रखेंगे, ठीक है, हम काम थोड़ा सा इफ़िशेंटली करवाएंगे कि कम लेबर में काम ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ वेजेस तो ज़्यादा देने को तैयार है लेकिन लेबर वर्कर्स कम रख रहा है, क्योंकि अगर वर्कर भी ज़्यादा रख लेगा तो फिर उतनी वेजेस देगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं, सेट नहीं हो पाएगा, तो ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पे लेबर वो कम रखेगा बिकॉज ही हैज़ टू पे मोर वेज पर लेबर। तो यहाँ पर जब लेबर वो कम रखेगा वेजेस ज़्यादा देकर, तब क्या होगा, वापस से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो, देयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, मिनिमम वेज लॉज एंड यूनियन प्रिवेंट फर्म्स फ्रॉम लोअरिंग वेजेस। यूनियन जो होती हैं वो फर्म्स को वेज कम करने को रोकती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सरप्लस ऑफ वर्कर, वर्कर के सरप्लस होने के बावजूद। एफिशिएंसी वेज थ्योरी स्टेट दैट सच ए कॉन्स्ट्रेंट ऑन फर्म्स इज अननेसेसरी, मतलब फर्म्स को ज़बरदस्ती रोकना, कंस्ट्रेन करना, बिकॉज इन सम केसेस फर्म में वांट टू कीप वेजेस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये चीज़ होती है कि इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर वो फर्म दे रही है, रखना चाह रही है, लेकिन वो क्या करेगी, लेबर फोर्स कम लेगी। सो वाई माइट ए फर्म प्रेफर हाई वेजेस, तो वही है, फर्म क्यों फिर उस पर मान रही हाई वेजेस देने के लिए। तो नॉर्मली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म वांट टू कीप कॉस्ट एंड देयरफॉर वेजेस एज लो एज पॉसिबल। The novel insight of efficiency wage theory is that higher wages can make firm more profitable by increasing the efficiency of its worker, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, एफिशिएंसी का मतलब समझो ज़रा। एफिशिएंसी मतलब मैंने बताया कि आपको कम लोगों से, कम लोग लगाकर, लो नंबर ऑफ वर्कर्स लगाकर आप उनसे ज़्यादा काम, मतलब एफिशिएंट काम करवा रहे हो, एफिशिएंसी बढ़वा रहे हो। तो एफिशिएंसी का मतलब यही हुआ, एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि कम वर्कर से आप ज़्यादा काम, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ले रहे हो, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। तो अब वो क्या करेगी, लेबर कम रखेगी, तो माना कि वेजेस ज़्यादा दे रही है लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स कम रहेंगे, एफिशिएंसी बढ़ा रही है वो।
फर्म इस तरह यूटिलाइज कर रही है लेबर को, वर्कर्स को, कि इफिशियंसी बढ़ रही है काम की। इफिशियंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस। जब प्रॉफिटेबल होगा तो वेजेस वो ज़्यादा देने को तैयार हो जाएगी। वेजेस तो ज़्यादा दे रही, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी सब, अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पुश हो रहा है, क्योंकि वो कम वर्कर्स में इफिशियंसी बढ़ाकर कम वर्कर में ज़्यादा काम, कम वर्कर में प्रोडक्टिविटी से वो ठीक ले रही, मतलब इफिशियंसी मतलब पूरा यूटिलाइज कर रही है वर्कर्स को, और इफिशिएंटली काम करा रही है फर्म। तो कम वर्कर्स में वेजेस ज़्यादा दे रही, ठीक है, लेकिन वर्कर कम है, तो यानी कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ वर्कर से खाली रह जाएंगे, वो रखेगी नहीं, कंपनी मान जाएगी ठीक है हम ज़्यादा वेजेस देने को तैयार है, लेकिन हम 100 के बजाय हम 70 लेंगे लेबर्स, हम 70 में इफिशियंसी बढ़ाएंगे, वो 70 से 100 लोगों का काम करा देगी। अब देखो, द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एफिशिएंसी वेज थ्योरी इम्फेसाइज, क्या इम्फेसाइज करती है, द लिंक बिटवीन वेजेस एंड वर्कर हेल्थ। बेटर पेड वर्कर ईट मोर न्यूट्रिशियस डाइट, अ वर्कर हु ईट बेटर डाइट आर हेल्थियर एंड मोर प्रोडक्टिव। ये बात होगी ना, अच्छा वेजेस दे रही है कंपनी, तो वो जो वर्कर खुश रहेगा, जब खुश रहेगा तो प्रोडक्टिविटी, हेल्थियर रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इफ हमें फाइंड इट पॉसिबल टू पे हाई वेजेस टू इंश्योर इट्स वर्कर आर हेल्थी, तो हाई वेजेस देने को तैयार है, क्योंकि इसके वेजेस उसके बाद हेल्थी प्रोडक्टिव है। तो कम वर्कर्स, वही बात हुई ना, कम वर्कर्स को यूज़ करके वो ज़्यादा काम करा रही है, तो वेजेस पर वर्कर ज़्यादा ज़रूर दे रही है, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर कम होने से उसके वो इक्विलिब्रियम में ही है, मतलब ओवरऑल उसका जो एक्सपेंसेस है वो बैलेंस किए हुए हैं। सो दिस टाइम ऑफ थ्योरी कैन रिलेवेंट फॉर एक्सप्लेनिंग अबव इक्विलिब्रियम wages and unemployment less developed countries where uneducated nations problem. In these countries, firm may fair and cutting wages would adversely influence their worker health and productivity. Worker health concern less relevant for firm in these countries such as the United States. The minimum wages are most workers are well above and the level needed for an educated diet. वर्कर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि वर्कर्स आ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, फिर या रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं या जॉब किसी वजह से फायर हो रहे हैं, तो यही जो टर्नओवर होता है कि पूरे साल में कितने लोग आए कितने गए, पूरे साल में 200 लोग, मतलब 200 का टर्नओवर हुआ, मतलब आए गए को मिलाकर 120 को कंपनी लिया और 80 लोग उस कंपनी से चले गए, कुछ रिटायरमेंट से, कुछ ले ऑफ हुए, जो भी रीज़न हो, तो यही होता है टर्नओवर। तो टर्नओवर से क्या होता है, वेजेस, टर्नओवर से कंपनी की प्रोडक्ट टर्नओवर ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा इन और आउट होता है, नए वर्कर्स आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, किसी रीज़न से कंपनी क्या करती है, फिर से ट्रेनिंग दो, समझाओ काम को, उसमें खर्चा होता है कंपनी का। तो कंपनी क्या सोचती है, टर्नओवर को क्या करें, कम से कम रखें। से फर्म कैन रिड्यूस टर्नओवर बाय पेइंग हायर वेजेस, इसलिए हायर वेजेस देना चाहिए कि इससे टर्नओवर कम होगा, टर्नओवर कम होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वर्कर क्वालिटी, वर्कर की क्वालिटी, काम की क्वालिटी या वर्कर क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भी एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी है। वर्कर क्वालिटी बढ़ेगी, वेल ट्रेंड होंगे वर्कर्स, तो काम अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो फर्म पे हाई वेजेस, जब कम फर्म हाई वेजेस पे करेगी तो अच्छे वर्कर अट्रैक्ट होंगे, मतलब अच्छे वर्कर्स लेगी कंपनी, जो हेल्दी भी हो, स्किल्ड भी हो, तो इससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती है। वर्कर का एफर्ट कितना है काम के लिए, जितना ज़्यादा एफर्ट होगा, क्योंकि जब उसको सैलरी अच्छी मिलेगी तो एफर्ट ज़्यादा लगाएगा, एफर्ट ज़्यादा लगाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये है कि हाई वेज मेक वर्कर्स मोर ईगर टू कीप देयर जॉब ऑन एंड मोटिवेट देम टू पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट एफर्ट। ये अच्छी सैलरी मिल रही तो अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें कि उसकी जॉब क्या रहे, कंटिन्यू रहे। वर्कर का मोरल हाई रहेगा, ये भी एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी है। वर्कर का मोरल हाई रहेगा, क्योंकि मोरल कैसे हाई होगा, घूम फिरा के सारी चीज़ें वेज के ऊपर ही है, वेजेस के ऊपर ही है, ठीक है, इतना ज़्यादा वेजेस रहेगी तो मोरल भी हाई रहेगा, मोरल हाई रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टर्नओवर कम होगा, ये चीज़ें हैं।
डेटा दिया पढ़ ले रहा है, ये सारी न्यूज़ है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ से जो हम लोग ने देखा था, ये सारे पॉइंट जो हैं वो थ्योरी ऑफ इफिशिएंसी वेजेस है। जो मॉरल पढ़ा और हेल्थ, मॉरल, टर्नओवर, सारी क्या है, ये है किसके पॉइंट हैं, थ्योरी ऑफ इफिशिएंसी वेजेस। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इन एडिशन टू जॉब सर्च, मिनिमम वेज लॉस एंड यूनियन, द थ्योरी ऑफ इफिशिएंसी वेजेस सजेस्ट ए फोर्थ रीजन दैट इकोनॉमी एक्सपीरियंस सम अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, तो थ्योरी, जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी, इफिशिएंसी वेजेस थ्योरी पढ़ी हमने पूरी, कि इफिशिएंसी वेजेस होता क्या है। ठीक है ना, कि हमें कम वर्कर्स को लगा कर हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हम फिर क्या करेंगे, हम ज़्यादा पैसे दे देंगे उसे। ठीक है ना, लेकिन उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बाकी लोग फिर जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो कंपनी क्या करी, कम वर्कर्स को रख रही है, उसका काम उतनी में हुआ जा रहा है, और उससे कंपनी बहुत फ़ायदा होता है। जो कम वर्कर्स हैं तो उसको जो सैलरी ज़्यादा रहेगी, उसका मोरल अप रहेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाएगा अपनी जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए, है ना, एफर्ट ज़्यादा लगाएगा काम में, हेल्दी रहेंगे वर्कर। जब वर्कर्स हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हम उसको पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, हेल्दी रहेगा तो काम भी अच्छा करेगा, तो इस तरीके से उसका वो एक पड़ता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न भी है। ठीक है, सो इन सम वेज अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज फ्रॉम एफिशिएंसी वेजेस इज लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज फ्रॉम मिनिमम वेज लॉस एंड यूनियन। एफिशिएंसी ऑफ वेजेस से भी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, ये मैंने पूरा बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है,